नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आज आप देख रहे हैं कार्यक्रम कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह रजिस्टर के मंच पर, जिसका नाम है एक कहानी दो कविताएं। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, खास क्या है? खास ये बात है कि इसमें मैं अपनी एक कहानी और दो कविताएं नहीं सुनाऊंगी, मैं अपने किसी मित्र रचनाकार की कहानियाँ और कविताएं लेकर आया करूँगी। जी हाँ, बिल्कुल। और आज जो शुरुआत हम कर रहे हैं, तो वो जो कहानी है, वो कहानी है हमारी मित्र जो बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, उनकी कहानी और कविता है। और कहीं ना कहीं वो बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत माइन्यूटली, जिसे कहते हैं ना, समाज को जो ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसको वो अपनी कविताओं में और उसमें कहानियों में ढालती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का, जो आज आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अब नव वर्ष आने वाला है, तो हमें लगा कि नव वर्ष में तो नया करेंगे ही, बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं, नए कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने कहा चलो एक सरप्राइज तो होना ही चाहिए। और आज मैं चंडीगढ़ की जो बहुत ही मशहूर कहानीकार कहूँगी, मैं कवित्री तो है ही लेकिन कहानीकार भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं वो। तो मैं समझती हूँ कि जब मैंने उनकी कहानियाँ पढ़ी तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं भी हूँ उन कहानियों में, पात्रों में मैं खुद को भी देख पा रही थी। तो बिल्कुल, और मैं स्वागत करती हूँ, वो यहाँ मौजूद है सामने, वो रेखा मित्तल जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं रेखा जी का। और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि आज जो उनकी एक दो कविताएं और एक कहानी लेकर आई हूँ, वो बहुत ही आपके मन को छू लेंगी। तो चलिए चलते हैं, आपको लेकर चलती हूँ एक सफ़र पर, और आप जान पाएंगे उनको बहुत अच्छी तरह से। उनकी कहानियों के माध्यम से उनके दो काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, एक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है और जिसका नाम है कागज़ की कश्ती। बहुत ही सुंदर। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ गुरुदेव रमेश रमन आदरणीय जुड़ गए हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सरिता गर्ग जी, राजन दुबे जी, संजय गुप्त जी, मृत्युंजय जी, और डॉक्टर रवि रंजन जी, संजय त्रिपाठी जी, अरविंद जादौन जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। और बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, देखिएगा कि इस कहानी में कहीं ना कहीं आपके आसपास का कोई पात्र नजर आएगा। जी, तो मैं शुरुआत करती हूँ कि उन्हें शौक है साइकिलिंग का, और साइकिलिंग के साथ साथ वो बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भी जुड़ी रहती हैं। और हमारे साथ मैं देख रही हूँ उमंग सरीन जी जुड़ गई हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। तो मैं 1 मिनट के लिए तो बिल्कुल अब हम चलते हैं। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ श्री मिश्रा भी जुड़ गए हैं और हमारे यहाँ लाइट चली गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे देख पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे। जी, मुझे यहाँ पर लाइट चली गई है, यहाँ रख दो फिर। हाँ जी, ये बहुत खराब है मेरा फोन और उनकी किताब रह गई है कहीं, कागज़ की कश्ती। तो आज यहाँ पे लाइट बार बार जा रही है और समारोह भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। और आप जुड़े रहिएगा, गड़बड़ सिर्फ लाइट कर रही है, हम फ़ोन में हमारे मोबाइल डेटा है। जी बिल्कुल। और मैं बहुत, क्योंकि आपके कमेंट्स नहीं दिखाई दे, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं दूसरे फ़ोन से भी जुड़ूं और आपको देख पाऊं और आपको थैंक यू कर पाऊं, जो भी जुड़े हैं हमारे साथ।
और बिल्कुल आप कहीं मत जाइएगा, शुरुआत कर रही हूँ मैं। चलिए, इसमें नहीं आ पा रहा है। ये उनकी पुस्तक है, कहानियों का संग्रह है, कागज की कश्ती, जो बहुत ही सुंदर किताब है कहानियों की। और इसका इस संकलन को आप अमेज़न से मंगा सकते हैं। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं जी। और आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं, जिशान कुरैशी जी जुड़ गए हैं। अब मुझे कमेंट थोड़े दिखाई देने लगे हैं, धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो मैं शुरू करती हूँ बिना किसी देरी के उनकी पहली कविता, और वो पिता का वजूद। सुनिएगा ध्यान से। मुझे लगता है जितने भी पटल पर इस समय पुरुष मित्र रचनाकार जुड़े हैं, वे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो उन्होंने लिखा है कितना सुंदर लिखा है जी। रेणुका आनंद जी जुड़ गई हैं, मैं दिखाई दे रही हूँ, धन्यवाद। लाइट एक्चुअली जनरेटर चल गया है, फिर जाएगी एक बार, जब लाइट आ जाएगी तो आप बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही एक सुंदर कहानी और 2 सुंदर कविताएं मैं लेकर आई हूं। पिता का वजूद। मुंडेर पर बैठी गौरैया। उससे पहले उन्होंने बड़ी सुंदर 2 पंक्तियां लिखी हैं, वो सुनिएगा, देखिएगा। मैं बाप हूं जिसने अपने ख्वाब बेचे हैं। मैं बाप हूं जिसने अपने ख्वाब बेचे हैं, बदले में सबकी जरूरतें खरीद लाया हूं। बदले में सबकी ज़रूरतें खरीद लाया हूं। तो बिल्कुल पिता ऐसे ही होते हैं, बाजार जाएंगे या कहीं भी जाते हैं, वो अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बनाने में इतना जुट जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उम्र कब निकल गई। तो ऐसी ही एक कहानी और ऐसी ही कविताएं जो आपके दिल को छू लेंगी। और मैं देख रही हूँ सरिता गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। रूपाली कक्कर जी, बहुत स्वागत। आदरणीय संजय गुप्त जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। तो पहली जो उनकी कविता मैं सुनाने जा रही हूं वह है पिता का वजूद। मुंडेर पर बैठी गौरैया, मुंडेर पर बैठी गौरैया पुकारती रही पिता को। मुंडेर पर बैठी गौरैया पुकारती रही पिता को। आज तो दाना भी नहीं चुगा, पानी का सकोरा भी भरा है। गिलहरी की पनियाली आंखें सुना रही एक अलग दास्तां। गिलहरी की पनियाली आंखें सुना रही एक अलग दास्तां। माँ की सूनी कलाइयाँ और वीरान आंखों में खालीपन। घर की दीवारों की बेचैनी, आंगन भी आज खामोश है। घर की दीवारों की बेचैनी, आंगन भी आज खामोश है। नहीं सुनाई दे रही पिता की चहलकदमी। नहीं दिखाई दे रही पिता की चहलकदमी। अखबार भी आंगन में पड़ा है, सुतली से बंधा हुआ। बरामदे में पड़ी रॉकिंग कुर्सी आज बेजान सी हो गई है, आज बेजान सी हो गई है। पिता के जाने के बाद और मेरी बहुत ही प्रिय मित्र जुड़ गई है, नाहिद अख्तर। थैंक यू डियर, यू आर ऑल्सो ए रॉक स्टार, और छाई रहती हो तुम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत ही सुंदर कविता है, देखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ जो अभी जुड़े हैं। सुनीता दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना जी स्वागत। आदरणीय श्रीलाल जोशी जी, बहुत 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 स्वागत है। और मैं बहुत सुंदर सुंदर कहानी और कविताएं लेकर आने वाली हूँ। आप बस मुझ तक अपनी कहानी और कविताएं भेजिए, जिसकी भी चुनी जाएगी मैं उसको लेकर आऊंगी मंगलवार को आपके समक्ष। मुंडेर पर बैठी गौरैया पुकारती रही पिता को। आज तो दाना भी नहीं चुगा, पानी का सकोरा भी भरा है। गिलहरी की पनियाली आंखें सुना रही हैं एक अलग दास्तां। माँ की सूनी कलाइयां और वीरान आंखों में खालीपन। माँ की सूनी कलाइयां और वीरान आंखों में खालीपन। घर की दीवारों की बेचैनी, आंगन भी आज खामोश है। क्योंकि आंगन में चहल पहल होती रहती है, कोई ना कोई आता जाता रहता है। आंगन भी आज खामोश है, नहीं सुनाई दे रही पिता की चहलकदमी। अखबार भी आंगन में पड़ा है, सुतली से बंधा हुआ। बरामदे में पड़ी रॉकिंग कुर्सी आज बेजान सी हो गई है। पिता के जाने के बाद चरमरा गया घर का कायदा। पिता के जाने के बाद
चरमरा गया घर का कायदा, कपूर की माफिक उड़ा, कपूर की माफिक उड़ा मेरे बेवक्त घर लौटने का डर। देखिए, जरा देखिए, बिंब देखिए, इसमें प्रतीक देखिए। कपूर की माफिक उड़ा मेरे बेवक्त घर लौटने का डर, बावजूद इन सब के पिता की खुरदरी हथेलियों का स्पर्श महसूस होता है कंधे पर, महसूस होता है कंधे पर। उनकी रौबदार आवाज की गूंज दौड़ती है मेरे अवचेतन में। उनके उसूलों का रक्त व्याप्त है मेरी धमनियों में, जो बचाए रखता है, जो बचाए रखता है आज भी। पिता का घर में ना होकर भी मेरे अंदर पिता का वजूद होना, पिता का घर में ना होकर भी मेरे अंदर पिता का वजूद होना। तो कितनी मार्मिक और कितनी भावपूर्ण कहानी है कि पिता घर में नहीं है, अब नहीं रहे, लेकिन उनका वजूद मेरे अंदर आ गया है। ये मैंने नोटिस किया है, मैंने खुद ये अनुभव किया है कि हम जब माता पिता होते हैं हमारे या माता पिता के घर में हम रहते हैं, तब हम उनकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन जब उनसे दूर हो जाते हैं किसी भी कारण से, तब बहुत याद आते हैं और तब उनकी सारी बताई हुई बातों को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं। बिल्कुल रेणुका जी, बेहद मर्म स्पर्शी है ये कविता, बिल्कुल। कपूर की माफिक, तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने कि गिलहरी भी होता है ना, जब आप उदास होते हैं तो पूरी प्रकृति आपको उदास दिखाई देती है। आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी का स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत। तो हमें लगता है कि प्रकृति पूरी उदास है, गिलहरी भी, कौवा भी, कुत्ता भी, कोई भी जानवर जो है या पेड़ पौधे भी, हमें लगता है कि आज उदास हैं। और जब हम खुश होते हैं तो हमें वही दृश्य खुशी से भरा हुआ दिखाई देता है। आदरणीय भूधर शर्मा जी की उपस्थिति हो गई है और मेरी प्रिय मित्र प्रियंका बोस भी जुड़ गई हैं। मैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। ये अचानक ही बना प्रोग्राम, कल विचार आया कि कुछ नया कार्यक्रम शुरू किया जाए नए साल से पहले। बहुत दिनों से घर की शिफ्टिंग में मैं बिजी थी और अपने ही मंच पर नहीं आ पा रही थी, तो ये एक तरीका था खुद को खुद से जोड़ने का। अब मैं लेकर जा रही हूं आपको उनकी कहानी की ओर। सुनिएगा, आपको लगेगा कि ये जो कहानी है आपके ऊपर है। और फिर से लाइट आ गई है, तो अब जनरेटर बंद हुआ है, तो जी आ गई। अब तो यहाँ पे अक्सर हो जाता है प्रोग्राम में, तो प्लीज माहेश्वरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिनंदन, वंदन। चलिए, हमारी जो कहानी, जो रेखा मित्तल जी, जो चंडीगढ़ की बहुत एक नामी ग्रामी रचनाकार हैं और आपको बहुत जगह वो छाई हुई मिलेंगी, तो वो क्या उनकी एक कहानी जो उन्होंने नई लिखी है, वो उनका संग्रह में जो कहानियां हैं ये उनसे अलग है। क्योंकि मैंने कहा ठीक है, मैं आपके संग्रह से पढ़ूंगी, लेकिन फिर भी आप उसका ना मुझे सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिएगा तो इजी हो जाता है पढ़ने में। तो उन्होंने कहा, अरे वही क्यों भेजूं, वो तो तुम पढ़ चुकी हो, मैं नई भेज देती हूँ। तो उन्होंने एक नई कहानी अपनी भेज दी है। जी रेखा, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल, आवाज आ रही होगी मेरी, क्योंकि लाइट गई है फिर से, पर कनेक्शन मोबाइल डेटा से चलता रहेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद संजय सर। इसका शीर्षक है पकौड़ियाँ। पकौड़ियाँ, जगदीश बाबू को पकौड़ियाँ बहुत पसंद थी। जी मधु मिश्रा जी, आदरणीय गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बहुत सुंदर कार्यक्रम लेकर आई हूँ मैं, एक कहानी दो कविताएं, पर वो मेरी नहीं होंगी, वो आप लोगों की होंगी, आप सब मित्र रचनाकारों की होंगी, प्रबुद्ध जन की होंगी। आप मुझ तक अपनी एक कहानी और दो कविताएं पहुंचाइएगा और जिसकी कहानी चुनी जाएगी उसको मैं प्रस्तुत करूंगी। वैसे तो सभी की चुननी पड़ेगी, सभी महान हैं, लेकिन ये कहा जाता है ना, तो उस तरह से मैं कह रही हूँ। चलिए सुनिए, ये कहानी बहुत ही प्यारी कहानी है, पकौड़ियाँ। जगदीश बाबू को पकौड़ियाँ बहुत पसंद थी। सभी को पसंद होती हैं, पर उन्हें कुछ ज्यादा। जब भी घर में कढ़ी बनती तो
बसंती देवी को सख्त हिदायत थी कि पहले एक प्लेट पकौड़ी जगदीश बाबू के लिए होनी चाहिए। कई बार बसंती देवी, जो उनकी पत्नी का नाम है, वो हंसकर बोलती, देख लो सोमेश के बाबूजी, तुम्हारी ये आदत कब जाएगी? अब तो बीपी की भी शिकायत हो गई है। ज्यादा तला भुना मत खाया करो, एक दो पकौड़ी ठीक है, और वो भी कढ़ी के साथ, पर यह प्लेट भर के खाना ठीक नहीं है। पिछली बार डॉक्टर साहब ने मना किया था ना। अरे यह सब तो उनके पैसे कमाने के ढंग हैं, तुम समझती नहीं हो। वो हमें बीमारी के नुकसान नहीं बताएगा तो कौन उन्हें पैसा देगा? वो हमें मौत से डराते हैं। जीना है तो बिंदास जियो। कुछ ना होता एक प्लेट पकौड़ी खा लेने से। तो ये होता है ना, हमारे बड़े बूढ़े, आपको जरूर नजर आ रहा होगा, या तो आप खुद देख पा रहे होंगे, नहीं तो अपने पिता को जरूर ढूंढ पा रहे होंगे, क्योंकि बड़े बूढ़े ये कहते हैं, अरे कुछ नहीं होता, दे दो बस जी। तो जगदीश बाबू ने कहा और झट से पकौड़ी की प्लेट पकड़ ली और गपचप चटनी के साथ उन्होंने एक प्लेट यूं समाई और जो उनके पेट में चली गई। भाई कुछ भी कहो, जो आनंद तुम्हारे हाथ की पकौड़ियों में है वह किसी चीज में नहीं है। और यह बात सुनते ही बसंती देवी इस उम्र में भी शर्मा जाती थी। बस रहने दो आप भी। जगदीश बाबू के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव आ जाता था। छोटी मोटी नोक झोंक के साथ जिंदगी बड़ी आसानी से गुजरती जा रही थी। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। सारा दिन जगदीश बाबू को सेहत का ज्ञान देने वाली जो बसंती देवी थी, उन बुखार आया। मुझे लगता है कि आपको सुनाई दे रहा होगा, अगर नहीं तो प्लीज कह दीजिएगा, क्योंकि यहाँ लाइट की आज प्रॉब्लम है, समस्या है। तो फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। सारा दिन जगदीश बाबू को सेहत का ज्ञान देने वाली बसंती देवी को अचानक बुखार आया, हल्का सा बुखार आया और वो चल बसी। किसी को कुछ समझ ना आया क्या हुआ। डॉक्टर तो यही बोलते थे, साइलेंट हार्ट अटैक आया है। जगदीश बाबू की तो जैसे दुनिया ही रुक गई थी। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी थी और दोनों ही अपने अपने परिवार के साथ शहर से दूर रहते थे। 13वीं का दिन आया और अगले दिन ही बिटिया रानी अपनी ससुराल वापस चली गई। बेटा सोमेश भी वहां जाने की तैयारी करने लगा था और बोला, बाबूजी मैं सोच रहा हूं क्यों ना कुछ दिन आप हमारे साथ चलिए। यहाँ अकेले रहना तो मुश्किल हो जाएगा और मैं बार बार आपको देखने नहीं आ सकूंगा। सोमेश ने अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए कहा, इस घर का आंगन छोड़कर बेटा कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? मैं तो तुम्हारी माँ के बिना कहीं भी एक दिन नहीं रहा और तुम बोल रहे हो मैं अपना गांव छोड़कर शहर चला जाऊं? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जगदीश बाबूजी ने साफ इनकार कर दिया। सोमेश की पत्नी सविता ने बच्चों का हवाला दिया और बहुत प्यार से समझाया, बाबूजी हम सब भी तो आपके अपने हैं, हमारे साथ रहोगे तो आपका भी मन बहल जाएगा और बच्चों के साथ आपको और भी अच्छा लगेगा, तो आप साथ चलिए। खैर जगदीश बाबू मन मार कर कपड़े बदल कर अपने कुछ कपड़े लत्ते, कुछ सामान, जरूरी सामान रखकर बच्चों के साथ चल दिए। यह जरूर है कि इस घर से बसंती देवी की यादें जुड़ी हैं और उस घर को तो वो साथ ले नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी आंखों में उस पूरे घर को जैसे भर लिया था। जी धन्यवाद रेखा जी, धन्यवाद। हर घर की कहानी, बिल्कुल। तो और फिर वही होता है कि वह भारी मन से सोमेश के साथ शहर चले गए। जगदीश बाबू ने बच्चों के साथ अपने आप को व्यस्त कर लिया। उनको पढ़ाते, उनके साथ खेलते, शाम को पार्क जाते। जिंदगी की रेल फिर पटरी पर चलने लगी। जिंदगी की बार बार लाइट जा रही तो मेरा ध्यान बट रहा है, लेकिन आप सुनते रहिएगा क्योंकि कहानी सुनने में मजा आता, देखने में तो नहीं।
तो जगदीश बाबू का मन लग गया बच्चों के साथ। देखिए बच्चे, और वो भी अपने बच्चों के बच्चे तो बहुत ही प्यारे होते हैं, प्रिय होते हैं, तो उन्होंने अब उनके साथ अपने आप को व्यस्त कर लिया। उनको पढ़ाते, उनके साथ खेलते और शाम को पार्क जाते। जिंदगी की रेल फिर से पटरी पर चलने लगी और कभी कभी सावित्री की बातों से जगदीश बाबू थोड़ा परेशान हो जाते थे। देखिए यही फर्क है बस अपने घर में और जब आप अपने बच्चों के घर जाते हैं तो कोई भी जरा सा टोकता है ना तो वो चुभता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो वो, और लेकिन ये बहुत आम बात है, अगर आप अपने घर में भी रहते हैं और आपके साथ बच्चे रहते हैं तो वहां पे भी नोक झोंक कुछ होती है, लेकिन है कुछ तो जो चुभ जाता है। तो हाँ, तो कभी कभी सावित्री की बातों से यानी बहू की बातों से जगदीश बाबू परेशान हो जाते, उन्हें बसंती देवी की याद आ जाती, पर घर की शांति को देखते हुए वे चुप रह जाते। आज जैसे ही सुबह सैर सपाटे से लौटे तो रसोई घर में उन्हें कढ़ी की महक आई। जगदीश बाबू का मन मचल उठा, सोचने लगे कढ़ी बनी है तो पकौड़ियां जरूर बनी होंगी। कहते हैं ना, बुढ़ापे में मन बच्चा हो जाता है। चल दिए रसोई घर की ओर। तभी सावित्री जगदीश बाबू को देखकर बोली, आपकी चाय रखी है और बिस्कुट भी रख दिए हैं, आप पी लीजिएगा। पकौड़ियों के साथ बसंती देवी के साथ बीते पल भी उन्हें याद आ रहे थे और उनका ध्यान न चाय पर था न बिस्कुट पर। और सावित्री बोली, मैं तैयार हो रही हूँ पिताजी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप ले लीजिएगा। पर जगदीश बाबू को ना तो बिस्कुट खाने थे, उन्हें तो पकौड़ियों की खुशबू ने परेशान कर रखा था। पकौड़ियों के साथ उन्हें बसंती देवी की भी याद आ जाती थी और वे अपने आप को रोक नहीं पाए। जगदीश बाबू ने एक दो डब्बे खोलकर देखे तो उन्हें पकौड़ियां मिल गईं। बिना किसी से पूछे उन्होंने एक प्लेट पर चटनी रखी और पकौड़ियां रख लीं और बालकनी में बैठकर खूब मजे से खाने लगे। पकौड़ियों के साथ उन्हें बसंती देवी के साथ जो बिताए पल थे वो सारे याद आ गए। तभी रसोई घर में कुछ शोर सुनाई दिया। जगदीश बाबू ने सोचा कुछ महरी महरी कुछ काम कर रही होगी या बातें हो रही होंगी। सोमेश आया और गुस्से से बोला, क्या पिताजी, इस उम्र में भी आप बच्चों जैसी हरकत करते हैं, क्या हो गया है आपको? जगदीश बाबू हैरान परेशान कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था मैंने ऐसा क्या कर दिया। बेटा क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया? अच्छा जी, अब आपको यह भी नहीं पता, जब सारी पकौड़ियां चटनी के साथ खा रहे थे तब भी कुछ याद नहीं? पीछे से सावित्री ने आकर अपने मन की भड़ास निकाल दी। अरे पकौड़ियां ही तो खाई हैं बेटा, कोई अपराध थोड़ी ना किया है मैंने। जगदीश बाबू की आंखों में आंसू लिए वे अपनी सफाई दे रहे थे। आपको पता है वे पकौड़ियां कढ़ी के लिए रखी थी। मुझे और सुमेश को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, टिफिन के लिए अब क्या ले जाऊं, क्या दोबारा पकौड़ियां बनाऊं मैं? एक बार पूछ लिया करो बाबूजी, सावित्री ने गुस्से में बोला। पिताजी आपको पता है ना, इतना तला हुआ खाना भी आपको मना है। कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज किया करो, तंग आ गया हूं मैं आपसे, सोमेश लगभग चिल्लाते हुए बोला। जगदीश बाबू कुछ नहीं बोल पा रहे थे, केवल आंखों से आंसू बह रहे थे। आज बसंती देवी बहुत याद आ रही थी। मना तो वह भी करती थी, परंतु मनुहार से। ऐसे कभी जलील नहीं किया उसने। जगदीश बाबू ने कमरे में जाकर अपना सारा सामान समेटा, मोबाइल से कैब बुक की बस स्टैंड जाने के लिए। अब यह क्या नया ड्रामा है? मुझे तो पहले ही ऑफिस के लिए देर हो रही है, अभी बैठिए, शाम को आकर बात करते हैं, सोमेश ने बात को संभालते हुए कहा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पकौड़ियां खाई हैं तो कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जा रहा हूं, तुम्हारी मां की यादों के साथ जी लूंगा, कहकर जगदीश बाबू कैब की ओर बढ़ गए। तो ये थी कहानी पकौड़ियां। तो कहना चाहिए वृद्ध विमर्श की एक जीती जागती ये मिसाल है, और ये बहुत आम घटना है जो हमारे घरों में घटती है। लेकिन किसका दोष है यह भी पूरी तरह नहीं बताया जा सकता, क्योंकि किसी को ऑफिस जाने की जल्दी है, किसी को अपनी पत्नी को भी समझने की जिम्मेदारी है,
उसका भी थोड़ा साथ देना है, उसका भी मन रखना है। और ऐसे में अक्सर हम कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों के साथ कुछ ऐसा कह जाते हैं जो नहीं कहना चाहिए। और चलिए, और बहुत ही सेंसिटिव थी। एक अब कहानी हो गई, एक कविता हो गई। आदरणीय सच्चिदानंद जी का बहुत स्वागत करती हूँ, नूर साहब खान का स्वागत है, और साधना हरीश जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हृदय स्पर्शी, बिल्कुल मर्म से। और ये हर घर में घटता है, ये हर घर में होता है, और हम भूल जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा मंजुला जी, हर घर में ये वृद्धों के साथ होता है। लेकिन मैं दोनों ही बात कहूंगी कि वृद्धों को भी समझना चाहिए कि कई बार बच्चों का इंटेंशन वो नहीं होता, वो क्योंकि पैनिक कर रहे होते हैं कि ऑफिस जा रहे हैं या कुछ ऐसा काम में बिजी हैं कि उन्हें टेंशन है, तो कहीं ना कहीं उनसे गलती हो जाती है। तो जैसे बचपन में बड़ी बड़ी गलतियां माफ कर देते हैं, बड़े होके भी कर देनी चाहिए थोड़ा से। और मैं देख रही हूँ आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी जुड़ गई हैं, अंजू क्वात्रा जी जुड़ गई हैं, मैं आप सभी का, आदरणीय राम गोपाल चौबे जी जुड़े हुए हैं, रेखा अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और मैंने जैसे कहा कि आप अपनी भी एक कहानी, 2 कविताएं मुझ तक पहुँचाइए, मैं लेकर आऊँगी मंगलवार को आपकी वो कहानियाँ, वो कविताएं, और प्रस्तुत करूँगी आपके ही समक्ष आपकी कहानी। चलिए अब मैं चलती हूँ, उनकी एक और कविता सुनाऊंगी, तो हो जाएंगी एक कहानी 2 कविता। नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्त ही कहाँ मिला, ये देखिएगा बहुत सुंदर रचना है। मैं बताई ना, आज जो तीनों मैं लेकर आई हूँ वो कहीं ना कहीं आपको अपने ही घर की या अपने से संबंधित लगेगी, और आपको लगेगा उसमें कहीं ना कहीं आप हैं। वक्त ही कहाँ मिला, ये शीर्षक है इस कविता का। सरकती गई उम्र तमाम जिम्मेदारियों में, कब दबे पांव जिंदगी रेत की तरह फिसल गई। अपने बारे में सोचने का वक्त ही कहाँ मिला। अब बचे नहीं मेरे ख्वाब, मेरी इच्छाएं आकांक्षाएं जीवन की साँझ हो चली। उगता सूरज कब ढलने लगा, यह निहारने का वक्त ही कहाँ मिला। वो नादानियां, वो अल्हड़पन छोड़ आई कहीं बहुत पीछे। गम को छुपा सीने में मुस्कुराना सीख लिया मैंने। अपने चेहरे पर आई सिलवटों को देखने का भी वक्त ही कहाँ मिला। राग अनुराग नहीं आया मेरे आंचल में, अपना बनाने की कोशिशें तमाम बेकार हो गईं। चंचलता कब बदल गई उदास खामोशियों में, यह विचारने का भी वक्त ही कहाँ मिला। अब तो तकलीफ भी नहीं होती किसी की बेवफाई से, अब तो तकलीफ भी नहीं होती किसी की बेवफाई से। आंसुओं ने भी आंखों में ही रहना सीख लिया। देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है ये, आप इस पर गौर कीजिएगा। आंसुओं ने भी आंखों में ही रहना सीख लिया, समय से पहले ही समझदार बन गई मैं। अपनों को पहचानने का वक्त ही कहाँ मिला, अपनों को पहचानने का वक्त ही कहाँ मिला। तो ये थी उनकी कविता, वक्त ही कहाँ मिला। तो वक्त चुराना पड़ता है जिंदगी से। कभी कोई ऐसा समय नहीं आता कि फुर्सत हो और हम कहें कि आज हम ये काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें वक्त चुराना पड़ता है और अपने आप से। बहुत बिल्कुल रेणुका जी लिख रही हैं, ऊपर चला गया है वो क्या, शायद रेणुका जी का बहुत अच्छा मैसेज था। कविता जी, मैं अभी लिट्टी चोखा बना रही हूँ, ये मेरे 101 वर्षीय ससुर जी के कहने पर बना रही हूँ कविता, ये वक्त टालने का नहीं है। बिल्कुल, जो कर देंगे वो थोड़ा है। बहुत सुंदर, उनको बहुत, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप अपने बड़ों की फरमाइशें पूरा कर पा रही हैं। वरना हाथ पे हाथ, कहते हैं ना, खाली हाथ लिए बैठे रहते हैं और याद करते हैं उन दिनों को कि काश हम ये कर देते, वो कर देते। और अपनी गलतियां हमेशा करने के बाद और बहुत ही बड़ा होने के बाद
समझ आती हैं कि क्या की हमने गलतियाँ। जी, बिल्कुल धन्यवाद दमयंती दी। और समय भी हो गया है, तो ये कार्यक्रम इतना ही है, छोटा-सा है आज तो, फिर भी थोड़ा यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हो गई। पहले मैंने अंदर रखा था क्योंकि बाहर भजन कीर्तन हो रहा था, तो सारा सामान यहाँ समेटा और उसमें लाइट बहुत बार गई। बट मुझे पता है अच्छा काम जब भी शुरू करें, मन से करें, तो सब सफल होता है। और आज इतने सारे मेरे मित्र और प्रबुद्ध जन मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद रेखा जी, आपकी कहानियाँ, आपकी कविताएं सचमुच ज़िंदगी का झरोका हैं। और जब उन्हें पढ़ते हैं तो लगता है हम अपने ही भीतर झांक रहे हैं। और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आदरणीय साधना हरीश जी, आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, रेखा जी, और बहुत ही सुंदर जी। जय हिंद, जय भारत के साथ हम विदा लेते हैं और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगले मंगल को हो सका तो मैं फिर लेकर आऊंगी एक कहानी, दो कविताएं कार्यक्रम। देखें किसकी कहानियां मैं लाती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और रेखा जी को बहुत बहुत बधाई। सामाजिक जिसे कहते हैं समस्याओं को उन्होंने अपनी कहानी और कविताओं में उजागर किया है। ऐसे ही रचनाओं की हमें ज़रूरत है, सृजन की हमें ज़रूरत है। धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि।